हाँ जी बच्चों, हाँ भाई। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सेक्शन 55 के बारे में। सेक्शन 55 क्या कह रहा था? मैंने कहा था सेक्शन 55 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 55 क्या कहता है कि अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने कहा था कि सर 20 अक्टूबर को आपको गुड्स मिल जाएगा, और अगर आप 20 अक्टूबर को ये कहते हो कि सर अभी नहीं मिल पाएगा, हमें 5-10 दिन का टाइम और चाहिए, तो बताइए क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी के अभी कैंसिल कर सकता हूँ या मुझे एक्सटेंड करना ही पड़ेगा? अगर वहां पर टाइम क्या है, एसेंशियल है, तो ही मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सर पेनल्टी मांगोगे सामने वाले से या नहीं मांगोगे? डैमेज। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ एक शर्त पे कि आपको 1 लाख रुपए का डैमेज देना पड़ेगा, अगर आपने पहले से बता रखा है तो आप डैमेज मांग सकते हो। ऐसे नहीं हो कि आप उसको बोलो कि हाँ टाइम एक्सटेंड करते हैं, और टाइम एक्सटेंड करने के बाद में आपने उससे गुड्स भी ले लिया और अब उसको बोलते हो डैमेज निकाल, अब वो डैमेज आपको नहीं देगा। अगर आपने पहले ही बोल दिया होता, क्या बोल दिया होता कि एक्सटेंड मैं एक ही शर्त पे करूंगा, लेट एक ही शर्त पे गुड्स को क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, अगर तुम मुझे क्या देते हो, डैमेज। अगर पहले से बता रखा है तो मांग सकते हो, अदरवाइज डैमेज मांग नहीं सकते। बताइए टाइम एसेंशियल कहाँ होता है? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हो कि टाइम एसेंशियल है, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिर टाइम एसेंशियल है। दूसरा कहाँ टाइम एसेंशियल होता है? जिन चीज़ों की प्राइस मार्केट में क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट, वहाँ पर टाइम हमेशा क्या होता है बेटा, एसेंशियल होता है। और तीसरा डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। किस पे डिपेंड करता है? सर्कमस्टांसेस। जैसे कि शादी के लिए कोई सामान मंगवाया, अब वो बंदा बोलता है आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा। भाई शादी तो आज है, अब 2 दिन बाद मेरे किसी काम का नहीं है, वहां पर टाइम क्या मान लिया जाएगा, एसेंशियल मान लिया जाएगा। तो क्या डीले पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जा सकता है? तो क्या कहता है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं हो, जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं हो, वेयर टाइम एसेंशियल नहीं हो, तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वॉइडेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वॉइडेबल नहीं होगा बाय द फेलियर टू डू सच थिंग। अगर आपने उस चीज को उस टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो वॉइडेबल नहीं होगा। मैं केवल और केवल आपसे क्या मांग सकता हूँ, डैमेज। अगर टाइम एसेंशियल हो तो, और अगर उस टाइम के अंदर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? वॉइड। अच्छा मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया नहीं, कैंसिल नहीं किया, और तुम लेट माल लेके आए, तो पहले मैं तुम्हें ये बोलूँ कि डैमेज देता है तो माल लूंगा, या पहले माल ले लूँ फिर बोलूँ डैमेज निकाल? तो अगर आप लेट परफॉर्म हो रहा है, लेट परफॉर्म हो रहा है और उसके बावजूद भी अगर आप गुड्स को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप डैमेज मांग सकते हो। लेकिन पहली शर्त क्या है, पहले डैमेज मांगना देन आप गुड्स को लेना। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले गुड्स को ले रहे हो उसके बाद में क्या मांग रहे हो, डैमेज मांग। क्लियर है बेटा? और एक चीज ध्यान रखना, टाइम एसेंशियल नहीं हो तो जितना टाइम बता रखा है उसी टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना कंपलसरी होता है या डिले हो सकता है? अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, अगर मैंने आपको बोला था कि भाई साहब 20 तारीख को माल भेज देना, तुमने कहा भाई साहब टाइम एसेंशियल है या नहीं है, मैंने कहा टाइम एसेंशियल नहीं है, तो बताओ तुम 20 से पहले पहले ही भेजोगे या बाद में भी भेज सकते हो? बाद में भेज सकते हो। तो तुम 10 साल बाद भेजोगे या 20 साल बाद या 15 साल बाद? आपने ही कहा था टाइम एसेंशियल नहीं है, लेट परफॉर्म हो सकते हैं, तो लेट भी रीजनेबल टाइम पीरियड तक। अगर रीजनेबल टाइम तक भी अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट लैप्स मान लिया जाएगा। लैप्स का मतलब मान लिया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, खत्म हो गया। समझ गए बात? नहीं समझ गए? मतलब कि वॉइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। देखो दो लोग होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट में सेलर, एक होता है कौन, बायर। बायर आपको कोई ऑफर दे रहा है और सेलर उस ऑफर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और दोनों को पता है कि जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इम्पॉसिबल है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। सर मान लेते हैं कि सेलर ने परफॉर्म करने का एक्सेप्ट कर भी लिया, और लास्ट मोमेंट पे सेलर बोले कि भाई साहब सॉरी मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, तो क्या बायर उस पर कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही
नहीं है, ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। तो क्या कहता है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग से ही क्या था, इम्पॉसिबल था। अगर स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था तो बेटा ये क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। क्या माना जाएगा बेटा, वॉइड एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। क्या है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन सर ऐसा हो जाए, जिस समय बायर ने ऑफर दिया और आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उस समय तो पॉसिबल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अगर उस चीज के सेल परचेज पे बैन लगा दिया तो, मतलब स्टार्टिंग से वॉइड था या बाद में वॉइड हुआ है, जो बाद में वॉइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, सुपरवेनिंग। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तो क्या था, वैलिड था, लेकिन बाद में उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा के इसको इम्पॉसिबल कर दिया, तो ये बन जाता है बेटा क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि पहले ये पॉसिबल था, बाद में इस पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था तो, और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेटा ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। अब इसके अंदर तीन सिचुएशन दे रखी है। फर्स्ट, नोन टू द पार्टीज, पार्टीज को पता था कि ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वॉइड है। सर मान लेते हैं ऐसा हो दोनों पार्टी को नहीं पता था कि इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल है ना, चाहे आप दोनों को पता हो चाहे पता ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस केस में भी क्या है, ये वॉइड है, तो यहाँ पर भी वॉइड एग्रीमेंट है। और अगर दोनों को पता नहीं है तो भी ये क्या है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन सर ऐसा कई बार होता है, सेलर को तो पता होता है कि यार ये काम करना है तो क्या, इम्पॉसिबल, लेकिन वो बायर को बोलते हैं हाँ हाँ भाई साहब मिल जाएगा मिल जाएगा, और बायर को नहीं पता है, बायर को नहीं पता है कि ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल। जैसे कि किसी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करने, सेलर को तो पता है कि इस पे बैन लगा रखा है गवर्नमेंट ने, बायर को नहीं पता कि गवर्नमेंट ने इस चीज पे क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है। लेकिन सेलर को तो पता होता है, और सेलर फिर भी बोलता है हाँ भाई साहब माल मिल जाएगा माल मिल जाएगा माल मिल जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है। तो बताओ, सेलर को जब पता था ये काम करना इम्पॉसिबल है, फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, इसका मतलब आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। क्या किया है, फ्रॉड। तो अगर प्रॉमिसर को पता है तो ये क्या माना जाएगा बेटा, फ्रॉड। है तो ये वॉइडेबल ही, लेकिन यहाँ पर बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा, पर सेलर से क्या मांगेगा, डैमेज। लेकिन ऊपर दोनों में क्या डैमेज मिलेगा, ऊपर दोनों में वॉइड एग्रीमेंट है, डैमेज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है, और आपके इस फ्रॉड से अगर सामने वाले को क्या होता है, लॉस होता है, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, डैमेज भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा बेटा, डैमेज। आया ना। और अगर पहले तो पॉसिबल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, मैंने ये मोबाइल आपको बेचना है और मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने आपको कहा कि परसों दे दूंगा, कब दे दूंगा, परसों। मैंने आपको बोल दिया कि डे आफ्टर टुमारो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बताइए कल चोरी हो जाए तो, क्या परसों तुम मुझे बोलोगे नहीं, बोलोगे खत्री जी कॉन्ट्रैक्ट किया है मोबाइल तो देना ही पड़ेगा, कहाँ से दूँ मोबाइल, तो क्या हो गया, चोरी हो गया। तो क्या मोबाइल देना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो ये क्या मान लिया जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट डे गिर के टूट गया था तो ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे पापा ने मना कर दिया तो बेचना नहीं है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तुम्हारे घर का मैटर है, तुम्हारे घर के मैटर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड नहीं होगा। बताइए गवर्नमेंट बैन लगा दे तो, बताइए जब ये माल भेजना था तब हो गया कोविड, लॉकडाउन हो गया 20 दिन का, गवर्नमेंट ने बोल दिया 20 दिन घर रहो कोई बाहर नहीं जाएगा, अब बताओ, वॉइड हो गया। अच्छा, माल भेजना था, मैंने माल पैक किया हुआ था, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी, अब गुड्स कस्टमर पे सप्लाई नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल हो गया, तो वैलिड है वॉइड है, वॉइड हो गया। अब वॉइड से क्या फर्क पड़ता है, देखो मैंने आपको कहा था माल भेज दूंगा,
और माल नहीं भेजूं तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? मुझे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और मैं भेज नहीं पाया, दोज रीजंस विच आर कंट्रोल, विद इन कंट्रोल या बियॉन्ड कंट्रोल, वो बियॉन्ड कंट्रोल है, तो फिर ये क्या हो गया? वॉइड। और वॉइड का इंपैक्ट क्या हो गया कि मैं तुम्हें माल भेज नहीं पाया, तुम मेरे से डैमेज मांगोगे? नहीं मांग सकते, क्योंकि क्या हो गया? वॉइड हो गया। अच्छा, मैं भेज सकता था, भेजा नहीं, तो वो ब्रीच है, तुम डैमेज मांग सकते हो। मैं भेज नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, या फैक्ट्री में आग लग गई, सारा माल जल गया, मैं भेज नहीं पाऊंगा, वॉइड हो गया। अब तुम मेरे से डैमेज मांग सकते हो? नहीं, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। फैक्ट्री में मशीनें खराब हो गई, अब भी 10 साल पहले सर्विस करवाई थी मशीनों की, और अभी खराब हो गई। तो तुमने अगर सर्विस नहीं करवाई, तुम्हारी मशीनें खराब हो गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हें माना जाएगा तुमने ब्रीच किया है, तुम्हें डैमेज पे करना पड़ेगा। लेबर ने स्ट्राइक कर दी थी तुम्हारी कंपनी के अंदर, सैलरी मांगते हैं यार गंदे लोग, अभी 6 महीने पहले सैलरी दी, स्ट्राइक करके बैठ गए, सैलरी दो। तो वो तुम्हारी गलती है ना कि तुम्हारे लेबर ने क्या की? स्ट्राइक की। तो वॉइड नहीं माना जाएगा। अगर आप माल सामने वाले को टाइम पर भेज नहीं रहे हो, तो उल्टा आपको माना जाएगा कि आपने क्या किया है? ब्रीच किया, और आपको सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबिलिटी ऐसी हो जहाँ पे कंट्रोल के बियॉन्ड हो। तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाना तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, समझ गए ना? फैक्ट्री में मशीनें खराब हो जाना तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। मैं सिंगर हूँ, मैंने गाना गाना है, इवेंट पे पहुंचना है, लेकिन पहुंच नहीं पाया, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, ब्रीच किया है। अब सामने वाला मुझसे क्या मांग सकता है? डैमेज। लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया था, बियॉन्ड कंट्रोल, सामने वाला आपसे मांग नहीं सकता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा? void। मैं सेलर हूँ, मैंने कहा था कि मैं आपको गुड सप्लाई कर दूंगा 20 तारीख को। 20 तारीख को मेरे बच्चे की तबीयत खराब, उसको बुखार आ गया, और मैं 20 तारीख को माल सप्लाई नहीं कर पाया, तो आप नहीं तो कोई और के, दुकान में तो एजेंट होते हैं दुनिया भर के, आप नहीं तो आपके एजेंट के थ्रू भेज दो। ये कौन सा लॉजिक हुआ है कि बच्चे की तबीयत खराब है? नहीं भैया, ये तुम्हारे घरेलू मैटर है, ये माने नहीं जाएंगे। इवन डेथ भी हो जाए घर में और आप परफॉर्म नहीं कर पाओ, तो भी वो ब्रीच है, ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो तुम्हारे देखो, आप नहीं तो, अभी याद है कल क्या बताया था? कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? सेलर, मतलब प्रोमिसर, नहीं तो प्रोमिसर का एजेंट, प्रोमिसर का लीगल एयर। मैं कहता हूँ प्रोमिसर भी मर गया, माल सप्लाई करना नहीं भूल गया, तो लीगल एयर भेजेगा, नहीं भेजा तो उल्टा पेनल्टी लगेगी। लेकिन पर्सनल स्किल्स का हो तो फिर वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बात समझ की बेटा? नहीं समझ में आई? नेक्स्ट आता है कौन सा? reciprocal promises to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बोलता हूँ। मिस्टर ए है, उन्होंने ऑफर दिया है मिस्टर बी को कि तुझे मेरे लिए 2 काम करने हैं। क्या करने हैं? 2 काम करने हैं। मतलब उसने कहा कि तुझे मेरा बिजनेस संभालना है। क्या संभालना है? बिजनेस। एक बिजनेस तो है बेटा इनका लीगल। क्या है? लीगल, जो कह रहे हैं कि हम, मैं आपको इस काम को संभालो, मैं आपको सैलरी दूंगा बेटा, कितनी? 10,000 रुपीज की दूंगा सैलरी। लीगल काम संभालो, सैलरी कितनी मिलेगी? 10,000। एक काम मेरा इलीगल काम भी संभालो, उसकी सैलरी मिलेगी आपको 20,000 पर मंथ। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 ऑफर दिए हैं कि एक तो लीगल संभालो, एक मेरा इलीगल संभालो। लीगल वाले के 10,000 मिलेंगे, इलीगल के 20,000 मिलेंगे। बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? लीगल वाला वैलिड है और इलीगल वाला वॉइड है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसने ये बोला होता कि भैया इन दोनों काम के टोटल मिला के आपको मिलेंगे 50,000 रुपये, अगर उसने क्या बोला होता, इस काम के टोटल मिलेंगे कितने रुपए? 50,000 रुपये। बताओ अब ये वैलिड है वॉइड है? अब ये पूरा ही क्या है? वॉइड है। तो मतलब एक लीगल है, एक वॉइड है। लेकिन लीगल और इलीगल दोनों का कंसिडरेशन अलग अलग हो, तो लीगल वाला वैलिड होगा और इलीगल वाला वॉइड मान लिया जाएगा। लेकिन दोनों का कंसिडरेशन एक ही हो, तो जिसको तोड़ नहीं सकते हो, तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या मान लिया जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, क्या मेरे से तुम 1 लाख रुपए ले लो? क्या ले लो? 1 लाख, या तो तुम मुझे ला दो ड्रग्स। समझते हो? ड्रग्स होता ना,
खत्म, खेल आदमी का। या तो ड्रग्स ला दो, या क्या तुम मुझे ला दो बेटा, राइस ला दो। या तो ड्रग्स ला दो 1 लाख रुपए की, या 1 लाख रुपए क्या ला दो, राइस ला दो। बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? अगर ड्रग्स लाते हो तो वॉइड है, मतलब कि तुम ड्रग्स लेके आ गए, मैंने आपको पैसा नहीं दिया, तो तुम मेरे पे कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तुम राइस लेके आ जाते हो और मैं आपको पैसा नहीं दूं, तो तुम मेरे पे कोर्ट में केस कर सकते हो। तो राइस लाते हो तो वैलिड है, और ड्रग्स लाते हो तो वॉइड है। तो क्या कहता है, अल्टरनेटिव प्रॉमिस। अल्टरनेट समझते हो अल्टरनेटिव क्या होता है? मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, वहां अल्टरनेटिव है, या तो ये कर दो या ये कर दो। इसमें से एक लीगल है एक इलीगल है, तो अगर लीगल वाला परफॉर्म किया जाए तो वैलिड माना जाएगा, और इलीगल वाला परफॉर्म किया जाए तो वॉइड मान लिया जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। देखो, मैंने आपको 3 क्रेडिट सेल्स किए हैं। 1 अक्टूबर 2022 को, एक मैंने आपको किया है 1 नवंबर 2023 को, और एक मैंने आपको क्रेडिट सेल और किया है कब, 1 फेब 2025 को। कितने क्रेडिट सेल है, पहला 30, दूसरा 35, तीसरा 15, टोटल कितने हो गए, 100 लाख। मैंने आपको टोटल कितना क्रेडिट सेल किया है, 100 लाख रुपए का। तुमने मुझे एक, मान लेते हैं 11 अक्टूबर 2025 को, तुमने मुझे 11 अक्टूबर 2025 को आके 45 लाख रुपीस का क्या किया है, पेमेंट किया है। तुमने 11 अक्टूबर 2025 को मुझे 45 लाख रुपीस का पेमेंट किया है। दोबारा बोल देता हूँ, पहला माल कब बेचा मैंने आपको, 1 अक्टूबर 2022, फिर 1 नवंबर 2023, फिर 1 फेब 2025। अच्छा, नेवर कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब मैंने ये पैसा आपसे कभी मांगा नहीं है, कभी नहीं मांगा। 11 अक्टूबर 2022 को 2022 को सॉरी 25 को तुमने मुझे 45 लाख रुपीस का क्या किया है, पेमेंट किया है। बताइए ये पैसा मैं कौन से वाले बिल पर एडजस्ट करूं, ये पैसा मैं क्या मानूं, 1 अक्टूबर 2022 वाला आया है, या 23 वाला आया है, या 25 वाला आया है? बताओ, 22 वाला। अच्छा एक बात, तो अगर मैंने कभी मांगा नहीं है तो 3 साल में तो टाइम बार्ड हो जाता है। तो 2023, 24, 25, 1 अक्टूबर 2025 तक तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया, बोलो। मान लो क्रेडिट सेल 2 दिन का था, मान लो 2 दिन का था, तो वो तो टाइम बार्ड हो गया। अब ये तो क्या हो गया, तुम्हारा वाला टाइम बार्ड हो गया। और तुम मुझे आके 45 लाख रुपीस का पेमेंट करके जा रहे हो। बताओ मैं ये पैसा कौन से बिल का मानूं, कि ये पैसा कौन से बिल का है? अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि इफ स्पेसिफाइड बाय पेयर, लिख दूंगा पूरा, बाय पेयर। पेयर आपको बता के गया है, जिसने पेमेंट किया है वो आपको बता के गया है कि ये पैसा मेरा 2023 वाले बिल पे डाल दो, थोड़ा 2025 पे डाल दो। अगर पेयर बता के गया है तो उसी के हिसाब से, तो उसका मतलब वहां लिख दूंगा मैं अकॉर्डिंगली। अगर सामने वाला बता के गया है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर सामने वाला स्पेसिफाई नहीं करके गया तो, स्पेसिफाई नहीं करके गया तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब फीफो। फीफो का मतलब 45 लाख रुपए कौन से बिल पे एडजस्ट किए जाएंगे, सबसे पुराने वाले पे। पुराना बिल कितने का है, 50 लाख का। उस 50 लाख के बिल के साथ क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ। लेकिन सर 50 लाख वाला टाइम बार्ड है, टाइम बार्ड मैं मांग नहीं सकता।
मैंने मांगा भी नहीं, तुम आके दे के गए और बता के भी नहीं गए, तो मैं टाइम बार्ड पे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं मांग नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम पे करके गए हो तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम बार्ड डेट। अगर कोई डेट इसमें क्या है, टाइम बार्ड भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये वाला बिल है या 50 लाख वाला बिल है, कोई भी बिल है, जिस बिल के अगेंस्ट अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिसमें अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस पे कभी भी एडजस्ट किया नहीं जाएगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट तो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में होगा। जिस पे क्या चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उस वाले बिल पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो कानून क्या कहता है, अगर सामने वाला बता के जा रहा है तो उसके हिसाब से, वो नहीं बता के गया है तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम बार डेट। भले ही डेट क्या हो, टाइम बार, क्योंकि टाइम बार में आप मांग नहीं सकते हो, सामने वाला देके जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टाइम बार पे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी डेट इसमें ऐसा हो, इस पे अभी कोर्ट में क्या चल रहा हो, केस पेंडिंग हो, तो बेटा उस पे आप एडजस्ट कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कब पॉसिबल है, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। तो पहला क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन का मतलब जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन मींस एडजस्टमेंट। पेमेंट कौन से वाले बिल पे एडजस्ट किया जाएगा, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर सामने वाला बता के गया है तो मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अगर सामने वाला बता के नहीं गया था तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। लेकिन उसके अंदर अगर कोई बिल अगर टाइम बार्ड हो तो बोलो, ये क्या कहता है, इज और इज नॉट टाइम बार्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम बार्ड है या नहीं है, बट एक्सेप्शन में क्या लिखा है, डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड डेट के अंदर आप पैसा एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बाकी किसी पे भी लगा सकते हो। समझ गए बात। तो अगर सामने वाला अगर बता के गया तो उसके हिसाब से, नहीं बता के गया तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अगर टाइम बार्ड है तो भी लगा देना, डिस्प्यूटेड है तो मत लगाना। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि ना तुम बता के गए कि ये पेमेंट कौन से बिल का है, ना मैंने उसको क्या किया, इन ऑर्डर ऑफ टाइम के साथ एडजस्ट किया। एडजस्ट कैसे करते हैं, अरे नरेशन में एंट्री लिख देते हैं, नरेशन के अंदर क्या लिख देते हैं, बीइंग, अमाउंट, रिसीव्ड, अगेंस्ट, बिल नंबर लिख देते हैं, कौन से बिल के अगेंस्ट क्या है, पैसा है। समझ गए ना, हम डाल देते हैं रेफरेंस, ये पैसा कौन से बिल का है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना सामने वाला बता के गया और तुम्हारा अकाउंटेंट भी गधा, जिसने नरेशन में कहीं लिखा ही नहीं कि ये पैसा कौन से बिल का है। तो वही इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। भले ही इसमें कोई भी डेट क्या हो, टाइम बार्ड हो, उस पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट डिस्प्यूटेड पर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो हमेशा किस पे एडजस्ट किया जाएगा बेटा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट कर दे। इसमें कोई डाउट। इसके बाद में एक टॉपिक आता है, ये वाला टॉपिक एक बार नहीं करवा रहा मैं आपको, 4.9 उससे आगे आइए। 4.10 दे रखा है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है बेटा, कब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बताओ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मेरी ऑब्लिगेशन खत्म कब हो जाएगी, जब मैं परफॉर्म कर दूं। अच्छा, मैंने तो परफॉर्म करने के लिए आपको फोन किया था, आप आए नहीं, तो मैंने तो माल रखा था, आप लेके ही नहीं गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो लॉ क्या कहता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है, बाय परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस दो होती है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। लेकिन याद है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की शर्त क्या थी, रीजनेबल टाइम पर हो, रीजनेबल प्लेस पे हो, होल ऑब्लिगेशन को आपने परफॉर्म करने के लिए कहा था। अगर गुड्स दे रहे हो तो उसको, गुड्स को इंस्पेक्शन करने का आपने मौका भी दिया था, और जो कुछ हुआ था वो क्या था, अनकंडीशनल। क्या था, अनकंडीशनल। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी आपकी ऑब्लिगेशन बेटा क्या मान ली जाएगी, डिस्चार्ज। क्या मान ली जाएगी, डिस्चार्ज। समझ गए बात। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, परफॉर्म एंड डिस्चार्ज। जो भी आपकी ऑब्लिगेशन थी परफॉर्म करो और डिस्चार्ज हो जाओ। लेकिन अगर आपने परफॉर्म करने के लिए कहा था, सामने वाला नहीं आया, तो
तो भी आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी, बट यू हैव अ राइट कि तुम उस पर क्या कर सकते हो, शू करके डैमेज और मांग सकते हो। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, देखो मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, मैंने आपको बोला कि भाई साहब वो गुड्स कब तक 20 को ही चाहिए क्या, या थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ी अभी प्रॉब्लम चल रही है। तुमने कहा अरे यार मैं भी यही बोलने वाला था, इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे शिफ्ट कर दें क्या, अभी हमारी भी थोड़ी सी क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, बताओ क्या करना है, कैंसिल कर दें। हाँ यार एक बार क्या कर दो, तो हमने म्यूचुअली मिलके क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब दोनों की ऑब्लिगेशन खत्म मान ली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा एक बात और, तुमने मुझे बोला था कि सर मुझे आपसे मोबाइल चाहिए, मैंने कहा था ओके डन है, परसों ले जाना, कल टूट जाए चोरी हो जाए तो क्या उसके बावजूद भी मुझे आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, नहीं दूंगा तो क्या तुम मेरे पे कोर्ट में केस कर दोगे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मोबाइल सप्लाई करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज वॉइड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि नीड नॉट टू बी परफॉर्म, अब मुझे परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। और उल्टा तुम सामने वाला मेरे पे केस कर सकता है क्या, खतरे जी ने मोबाइल दिया नहीं, इम्पॉसिबल हो गया था, तो मेरे पे कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते। लेकिन सर इम्पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, पहला लॉ बदल जाए, लॉ बदल जाए इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट की सेल पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। या मोबाइल जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, वो गुड्स जिसको बेचना था उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, खत्म हो गया, आग में जल गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म मान लिया जाएगा। अच्छा मैंने आपको बोला था देखो भाई साहब मैं आपको माल दे दूंगा अगर वो शिप इंडिया आ गया तो, याद आया कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो शिप इंडिया आ गया तो शिप इंडिया आया ही नहीं, तो वो जो चीज होनी थी वो चीज हुई नहीं, जो चीज होनी जरूरी थी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हुई नहीं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। और लास्ट क्या कहता है, वॉर। और याद रखना एट द टाइम ऑफ वॉर, बिजनेस या जान, जान बचाओगे ना, और यार कस्टमर को तो आज माल सप्लाई करना है, नहीं करना है, घर बैठो। एट द टाइम ऑफ वॉर सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिए जाते हैं, वो परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम किसी से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वॉर हो रही है वो तुम्हें क्या बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात। तो वॉर के टाइम क्या होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिए जाते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कितना लैप्स ऑफ टाइम बेटा, रीजनेबल, कितना रीजनेबल, 3 साल। मैंने आपको बोला था कि तुम मुझे माल भेज देना, तुमने कहा कब तक, मैंने 20 तारीख तक, 20 तारीख निकल गई, ऊपर 2 महीने 3 महीने और निकल गए, तुमने अभी तक माल भेजा नहीं, तो क्या बाद में भेज सकते हो, क्यों नहीं भेज सकते, अब वो लैप्स ऑफ टाइम हो गया, अब परफॉर्म किया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने आपको लोन दे रखा था और कभी मांगा नहीं, तो क्या 6 महीने बाद मांग सकता हूँ, वहाँ कितना टाइम है, 3 साल। तो अगर मैंने आपको लोन दिया था 6 महीने का, 6 महीने भी निकल गए, ऊपर 3 साल भी निकल गए, अब मैं क्या आपको फोर्स कर सकता हूँ कि पैसा लौटाओ, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि ये टाइम बार्ड मान लिया जाएगा। उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम, और डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब अब आपकी सारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाना पड़ेगा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, और मैं मर जाऊं तो मेरा बेटा क्या पढ़ाएगा, नहीं, ये पर्सनल स्किल्स का है, तो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। मैंने आपसे लोन ले रखा था 1 लाख रुपए का, मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, मेरे पास देने के लिए मात्र 10,000 रुपए है, तो बाकी 90,000 कौन देगा, मैं दूंगा, या डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट हो गए हो तो आप क्या मान लिए जाओगे, डिस्चार्ज मान लिए जाओगे। बात समझ आ गई बेटा, आगे आओ बेटा। क्या प्रॉमिसर की क्या हो गई, डेथ हो गई या इंस्टॉलमेंट हो गया, तो नीड नॉट बी परफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक बात हो, दो पार्टी होते हैं, मैं हूं सेलर, तुम हो बायर, मैंने क्या प्रॉमिस किया है, मैं आपको माल भेजूंगा, तुमने क्या प्रॉमिस किया है, पेमेंट कर देंगे। अगर मैंने माल नहीं भेजा तो मैं तो गंदा आदमी, तुम तो पेमेंट करोगे ना, नहीं करोगे क्या, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, पेमेंट नहीं करोगे। मुद्दा ये हो गया कि अगर सामने वाला ब्रीच कर दे तो नाउ यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर ऑल ऑब्लिगेशन।
अब तुम्हें परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा तुम सामने वाले पर कोर्ट में केस करके डैमेज मांग सकते हो अगर उसके नॉन परफॉर्मेंस से आपको कोई लॉस हुआ है तो। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात हो, मैंने ना तंबोली को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। मनीष खत्री ने मिस्टर तंबोली को क्या किया बेटा? मिस्टर मनीष खत्री ने मिस्टर तंबोली को क्या दे दिया? लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार तंबोली छोटा भाई है, चल माफ करते हैं। क्या मैं सोच सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक काम करते हैं, 20,000 लेंगे, 80,000 माफ कर देंगे। क्या मैं सोच सकता हूँ? अच्छा मैंने तंबोली को लोन दिया, तंबोली कौन है इस कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोमिसर है या प्रोमिसी है? मैंने लोन दिया है तो मैं चला के गया हूँ तंबोली के पास, या उसने मुझे आके ऑफर दिया होगा कि सर मुझे लोन दे दो, उसने ऑफर दिया था ना, तो ये कौन है? प्रोमिसर है। और मैं कौन हो गया बेटा? प्रोमिसी। बस में आ गई। तो बताओ, प्रोमिसर को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तंबोली ने अगर 1 लाख का लोन लिया तो तंबोली सोच सकता है क्या मनीष खत्री छोटा भाई है, माफ कर देता हूँ। चलिए काम करता हूँ, 20,000 दे देता हूँ, 80,000 माफ कर देता हूँ। क्या ये सोच सकता है क्या प्रोमिसर ऐसा? कौन सोच सकता है? प्रोमिसी। तो क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है प्रोमिसी में चाहे तो वेव और रेमिट, वेव का मतलब, रेमिट का मतलब माफ करना, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। कौन चाहे तो? प्रोमिसी। मैं चाहूं तो तंबोली को बोल सकता हूँ तंबोली 20,000 दे दे, 80,000 माफ। या मैं बोल सकता हूँ तंबोली 1 लाख पूरे माफ। मतलब मैं चाहूं तो आपको होली और इन पार्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी परफॉर्मेंस की लाइबिलिटी है उससे क्या कर सकता हूँ? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज केवल कौन कर सकता है? प्रॉमिस ही कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ promisee टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। मतलब क्या है? देखो तुमने मुझे बोला खत्री जी क्या काम करते हो, मैंने कहा साहब कोकोनट का ऑयल निकालते हैं, ग्राउंड नट का ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड का ऑयल निकालते हैं। तुमने बोला कि खत्री जी अगर हमें आपसे माल लेना हो, मैंने कहा दो ऑप्शन, मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड नट, आप सप्लाई करोगे हम ऑयल निकाल देंगे, या हम मार्केट से खरीदें और आपको सप्लाई करें। तुमने कहा खत्री जी हम आपको मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड नट सब सप्लाई कर देंगे, आपको टीन के डब्बे भी सप्लाई कर देंगे, आप उसमें क्या कर देना, माल भर के भेज देना। मैंने कहा साहब कब तक भेज दोगे? तुमने कहा 4 दिन में। मैंने कहा आप 4 दिन भेजो, 10 दिन में आपको माल मिल जाएगा। और 10 दिन के अंदर अगर मैंने आपको माल नहीं दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपए क्या दूंगा? डैमेज। अब मुझे बताओ मेरी लाइबिलिटी कब स्टार्ट होगी? अगर आप पहले मुझे रॉ मटेरियल या टीन के बॉक्सेस क्या करोगे, सप्लाई करोगे तो ना, अदरवाइज क्या मैं लाइबल माना जाऊंगा? तो क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज। अगर आप नेग्लेक्ट करते हो प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने में, तो देन प्रोमिसर की ऑब्लिगेशन खत्म मान ली जाएगी। मतलब कि तुमने ग्राउंड नट सप्लाई नहीं किया, तुमने टीन के बॉक्सेस सप्लाई नहीं किए, तो भी क्या मैं परफॉर्म करने के लायबल हूँ? नहीं हूँ। मेरी ऑब्लिगेशन क्या मान ली जाएगी? डिस्चार्ज मान ली जाएगी, क्योंकि रीजनेबल फैसिलिटीज अगर आप मुझे अवेलेबल नहीं कराओगे तो मैं परफॉर्म करने के लायबल नहीं हूँ। मैंने तंबोली ठेकेदार को बोला तंबोली ठेकेदार मुझे मकान का कंस्ट्रक्शन करवाना है, क्या चार्जेस लोगे? तंबोली ठेकेदार ने बोला माल आपका, हम लेंगे लेबर चार्जेस 200 रुपए स्क्वायर फीट। लेबर चार्जेस कितने हैं मकान के कंस्ट्रक्शन के? 200 रुपए स्क्वायर फीट। मैंने कहा तंबोली ठेकेदार ये माल ये बिल्डिंग कब तक बन जाएगी? तंबोली ठेकेदार ने बोला 1 साल में। मैंने कहा जो 1 साल में नहीं बनी ध्यान रखना 50,000 रुपये क्या लगाऊंगा पेनल्टी। तंबोली ठेकेदार ने बोला लगा देना। अब बताओ मैं ना इसको सीमेंट सप्लाई करूं, ना मैं इसको इंटेन ब्रिक सप्लाई करूं, और तंबोली ठेकेदार को लास्ट में क्या बोलूं, भाई साहब 1 साल की बात हुई थी, आपने परफॉर्म नहीं किया, निकालो पेनल्टी। तो क्या ये लाइबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब मैं आपको रीजनेबल फैसिलिटी सप्लाई नहीं करूंगा, प्रोमिसर अपनी परफॉर्मेंस की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। और एक लास्ट आता है कौन सा बेटा? मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर ऑफ राइट क्या होता है समझना। मैंने एक हाउस बेटा ले लिया रेंट पर,
जब कोई मकान में रेंट पे लेता हूं तो मेरे पास में आता है टीनेंसी राइट। क्या आता है? टीनेंसी। टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। अगर मैं किसी हाउस को रेंट पे लेता हूं तो मेरे पास में क्या आता है? टीनेंसी राइट आता है। कौन सा राइट आता है बेटा? टीनेंसी राइट। मैंने हाउस रेंट पे ले लिया फॉर 11 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 5,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद मैंने हाउस को ही क्या कर लिया? परचेज कर लिया। कर लिया? पक्का? तो मैंने इसको 4 महीने का तो रेंट दिया होगा, नहीं दिया होगा? दिया था। 4 महीने के रेंट के बाद में मैंने क्या कर लिया? ये मकान इसे खरीद लिया। क्लियर है? 7 महीने बाद ये बंदा मुझे आके बोलता है, खत्री जी यार ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैं कहा हाँ। महीने का रेंट था कितने का? 5,000 का। 11 महीने की बात हुई थी। मैंने हाँ हुई थी ना। खत्री जी आपने 4 महीने का तो भाड़ा दिया था। मैं हाँ दिया था। आगे का भाड़ा नहीं दिया सर आपने, रेंट पे करो। मैंने कहा क्यों पे करूं खत्री जी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस पे आपके क्या है? साइन है। खत्री जी रेंट देना ही पड़ेगा वरना हम आप पे कोर्ट में केस कर देंगे। तो बताओ क्या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करना पड़ेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास में था टेनेंसी राइट, मेरी ड्यूटी थी रेंट पे करना। वो ड्यूटी मेरी अभी भी चालू रहेगी या खत्म हो जाएगी? कब हो जाएगी खत्म? जब नया कॉन्ट्रैक्ट बना। अच्छा नया कॉन्ट्रैक्ट बना तो मेरे पास कौन सा राइट आया? ऑनरशिप राइट। तो जैसे ही मेरे पास में सुपीरियर राइट, कौन सा राइट? सुपीरियर राइट कौन सा है? ऑनरशिप राइट आया। इंफीरियर राइट सारे उस सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं? मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्ज। और नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म्ड, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा बेटा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। ये वाला परफॉर्म नहीं करना है, ये खत्म हो गया। अब केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा वाला? जो मकान में ऑलरेडी आपसे खरीद चुका हूं। समझे बात नहीं समझे? तो जब एक इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद में सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो जो इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सुपीरियर में जाके मर्ज हो जाता है। अब उस इंफीरियर वाले को परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ आ गई? पक्का? खत्म हो गया चैप्टर? या एक बाकी रह गया टॉपिक? कौन सा बाकी रह गया? आ जाइए फटाफट। टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। अभी तो हमने पढ़े थे और मैं बार बार बोल भी रहा था, लिख भी रहा था, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब डिस्चार्ज मान लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं। कितने पॉइंट कवर हो रहे हैं बेटा? 3 पॉइंट। यहाँ 3 पॉइंट में पहला आता है नोवेशन, दूसरा आता है रेसिशन, और तीसरा आता है बेटा कौन सा? अल्ट्रेशन। बताइए, मैंने बैंक से लोन ले लिया 1 लाख का, 1 साल में पे करना है। बैंक से लोन लिया कितने का? 1 लाख का, 1 साल में पे करना है। ये सुनो, 6 महीने मैंने बाद बैंक को बोला, बैंक मुझे तू 1 लाख का लोन और दे दे, लेकिन ये दोनों पैसे मैं आपको 2 साल के बाद चुकाऊंगा। 1 लाख का लोन, 1 साल का लाइफ। अब 1 लाख का लोन और ले रहा हूँ, लोन कितना हो गया? 2 साल का। और मैं बैंक को क्या बोल रहा हूँ? ये 1 लाख और पुराने वाले 1 लाख मैं अब आपको कब चुकाऊंगा, कब पे करूंगा? 2 साल के बाद। हो गया कॉन्ट्रैक्ट नया वाला। ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट और वो क्या हो गया? नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बताओ कौन सा वाला पूरा करना है? बैंक वाले आ गए 6 महीने बाद, खत्री जी वो 1 साल पूरे हो गए, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट के आपने 1 लाख भरे नहीं, तो क्या वो बढ़ने गया या वो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट? तो पुराने की जगह पे क्या बन गया? नया कॉन्ट्रैक्ट। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में क्या हो गया? चेंज। पुराने की शर्तों में क्या हो गया? चेंज। तो पुराने की जगह पे जब नया बनता है और पुराने की शर्तों में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो वो दो कैटेगरी में आते हैं बेटा। एक कहलाते हैं वो क्या? नोवेशन। और एक कहलाते हैं वो क्या? अल्ट्रेशन। नोवेशन और अल्ट्रेशन वो क्या होते हैं समझ लेंगे। लेकिन एक और आता है रेसिशन। मैंने तंबोली को 1 लाख रुपए का लोन दिया, यस और नो तंबोली? 1 साल बाद मैंने तंबोली को बोला, तंबोली वो तेरा मैं लोन क्या करता हूँ? माफ करता हूँ। और 6 महीने बाद फिर बोलता हूँ, तंबोली 1 लाख चुका यार, क्या पे करोगे, या मैंने आपको माफ कर दिया था? तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको रेसिशन माफ कर दिया था, अब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना सामने वाला आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनफोर्स कर सकता है। नोवेशन मीन्स नवीकरण।
एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना। अल्ट्रेशन मीन्स पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में क्या हुआ, चेंज हुआ। इन दोनों के अंदर चाहे आप उसको नोवेशन चाहे आप उसको अल्ट्रेशन बोलो, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मुद्दा आता है कि नोवेशन क्या है और रेसिशन क्या है और अल्ट्रेशन। रेसिशन बताया मैंने आपको। अब नोवेशन का मतलब क्या हुआ, पुराने की जगह पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया। और अल्ट्रेशन में क्या हुआ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में क्या हो गया, चेंज। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में चेंज होता है वो अल्ट्रेशन है, पुरानी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बने तो वो नोवेशन है। लेकिन अल्ट्रेशन और नोवेशन में डिफरेंस क्या है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कि 1 लाख रुपए चुकाने हैं 1 जनवरी 2025 को, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो जो 1 लाख है ना, वो जो 1 लाख थे 1 जनवरी 2025 को पे करने थे, नाउ अब वो पैसा 2 जनवरी 2025 को पे कर देना। बताओ नया कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं बना, तो क्या ये नोवेशन है? या पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में चेंज हुआ है तो ये अल्ट्रेशन है? तो नोवेशन अल्ट्रेशन में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है, माइनर डिफरेंस। क्या होता है, माइनर चेंज। किसके अंदर बेटा, नोवेशन और अल्ट्रेशन में माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। अगर चेंजेस जो हो रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में, क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो मेजर हैं, क्या है, मेजर का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा। अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बाद में नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, शर्तों में चेंज क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को ऑर्डर दिया था कि हमें आपसे 10 राफेल खरीदने। क्या खरीदना है, 10 राफेल होता है राफेल, वो खरीदने हैं। तुमने कहा था एक राफेल पड़ेगा 10,000 करोड़ का। मैंने कहा 10 खरीदने हैं। तुमने बोला कि ठीक है 2 साल में मिल जाएंगे। ठीक है, 1 साल में आप बाद आपको बोलता हूँ कि भाई साहब उस 10 को 100 कर सकते हो। उसने कहा कर सकते हैं। मैंने कहा रेट, कि जिसकी रेट 10,000 करोड़ थी, हम अब उसकी रेट आपके कितनी लगा देंगे, 9,000 करोड़ कर देंगे। लेकिन जो माल आपको 2 साल में मिलना था, अब वो 2 साल में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको 8 साल के अंदर। और हर साल आपको 12-13 पीस मिलेंगे। बताओ माइनर चेंज हुआ है या मेजर चेंज हुआ है? मेजर चेंज हुआ है तो वो क्या है, नोवेशन है। और अगर चेंजेस जो हो रहे हैं वो क्या हो बेटा, माइनर हो, तो फिर वो क्या है, अल्ट्रेशन। बस ना। अच्छा, बैंक से मैंने लोन ले रखा था, बैंक ने मेरा लोन का पीरियड बढ़ा दिया। बताओ वो नोवेशन है या अल्ट्रेशन है? अल्ट्रेशन है। लेकिन प्रशांत सर ने जाके बैंक को बोला कि मनीष खत्री के हिस्से का लोन मैं भरूंगा। बैंक ने बोला ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मनीष खत्री की लोन की जगह प्रशांत महेश्वरी लोन भरेगा। बताइए यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं, मेजर। क्योंकि पार्टी ही क्या हो गई, चेंज हो गई, तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा, नोवेशन। अगर पार्टी अगर चेंज हो जाए तो वो 100% क्या है, नोवेशन है। अगर सेम हो तो अल्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर चेंज क्या हो, माइनर, तो अल्ट्रेशन होगा। अगर सेम पार्टी है बट चेंज क्या हो रहे हैं, मेजर हो रहे हैं, तो फिर वो नोवेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन नोवेशन हो या अल्ट्रेशन हो, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना होता, चाहे वो रेसिशन हो। मैंने अगर एक बार आपको माफ कर ही दिया तो भी पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और एक लास्ट ये बताओ, तंबोली ने मेरे से लोन लिया है, बोला है कि 1 साल में चुका दूंगा। तंबोली कौन बन गया, प्रॉमिसर। बताओ प्रॉमिसर को माफ कौन कर सकता है, promisee may waive or remit performance of the promise वगैरह ना। केवल कौन माफ कर सकता है, प्रोमिसी। प्रोमिसी माफ कर सकता है किसको, प्रोमिसर। मतलब प्रोमिसर के लिए ऑब्लिगेशन है, बट उसकी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कौन कर सकता है, प्रोमिसी कर सकता है। क्लियर है बात? और एक लास्ट टॉपिक आता है वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है फ्रॉड वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, वोइडेबल। अगर मैंने आपके साथ फ्रॉड करके तुम्हारे 1 लाख रुपए की गोल्ड की चेन फ्रॉड करके 10,000 में ले ली, तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके क्या करवा सकते हो, वॉइड करवा सकते हो। अगर तुम वॉइड करवाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो चेन मुझे आपको लौटानी पड़ेगी, यस और नो। वो 10,000 रुपये तुम्हारे पास में आए थे, वो तुम लौटाओगे नहीं लौटाओगे, लौटाओ। तो क्या कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर है, अगर उसको रिजाइंड करवाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है, रिजाइंड, कैंसिल करवाया जा रहा है, तो जितने भी बेनिफिट आपको मिले हुए हैं दोनों पार्टीज को, जो जो क्या मिले हुए हैं, बेनिफिट मिले हुए हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, रीस्टोर, लौटाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे,
लौटाने पड़ेंगे, है ना। एक बात बताओ, तुमने मुझे बोला था कि खत्री जी 10,000 kg गुड सप्लाई कर देना। खत्री जी 10,000 kg गुड्स क्या कर देना, सप्लाई कर देना। मैंने कहा साफ कर देंगे 10 अक्टूबर तक। तुमने कहा था खत्री जी टाइम क्या है, एसेंशियल है। मैंने कहा ठीक है साहब, टाइम एसेंशियल है। तो अगर मैंने 10 अक्टूबर तक आपको केवल 6,000 kg ही सप्लाई किए हैं, बताइए अब तुम क्या करोगे। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए वॉइडेबल है या नहीं है। क्यों है, क्योंकि टाइम क्या है। तो वहां पर तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करते हो तो बताओ क्या होगा। तो जो 6,000 तुमने रखे हैं, या तो वो लौटा दो या उसका पेमेंट आप मुझे लौटा दो। और तुमने मुझे पैसा पूरा 10,000 का दे रखा था, और माल तुम्हें मैंने कितना दिया है, 6,000। तो वो जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ था, वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आया ना। एक लास्ट चीज बता दो, लास्ट चीज, लास्ट 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 ये है कि मैंने एक जमीन है जिसको बेचने के लिए तंबोली के साथ एग्रीमेंट किया। तंबोली ने बोला कि सर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा तंबोली तू ये 10 लाख रुपए मुझे 2 महीने में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 1 लाख रुपए क्या जमा करवा दे एडवांस, बाकी 9 लाख रुपए 2 महीने बाद। और तंबोली अगर 2 महीने बाद 10 लाख रुपए या 9 लाख जो बचे हुए हैं जमा नहीं करवाता है तो, अच्छा 1 लाख तो दे गया, 9 लाख पेंडिंग है। अगर तंबोली वो 9 लाख रुपीज मुझे अगर डिपॉजिट नहीं करवाता है तो बताओ मैं क्या करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, कर दूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा तो जो 1 लाख रुपए मेरे पास आए हुए थे वो वापस दूं या खा जाऊं। ध्यान रखना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके पास कोई पैसा एडवांस आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एडवांस, बस वो एडवांस आया हुआ है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या आया हुआ है, ये आप फॉरफिट कर लेना। क्या कर लेना, फॉरफिचर, ये खा जाना। ये लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पैसा जो हमारे पास में आया होता है वो क्या होता है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है ईएमडी। क्या नाम होता है बेटा, ईएमडी। ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या लौटाना पड़ता है, एडवांटेज। लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट का पर्पज ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दोगे तो हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो हम इसको फोरफिट कर लेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी चीजें क्या करनी पड़ती है, लौटानी पड़ती है। और एक लास्ट पॉइंट रह गया, है तो बकवास सही। तो देखो 6 नंबर पॉइंट हो गया था, रीजनेबल फैसिलिटी मैंने आपको बताया था। ये चीज आता है रेसिशन, जैसे कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, वॉइडेबल को तुम वॉइड कर सकते हो। तो सामने वाले को नोटिस भेजोगे, नोटिस भेजे इसको वॉइड कर दोगे, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, नोटिस भेजना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज है, आपको याद होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, या वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बाद में वॉइड बन जाते हैं। उन वॉइड एग्रीमेंट के अंदर या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आपको कोई बेनिफिट मिला हुआ है तो सेम लाइक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपको क्या करने पड़ते हैं, रिटर्न करने पड़ते हैं। मतलब कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट हो, तो जो भी एडवांटेज आपको मिले हैं दोज एडवांटेज आपको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब कि मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वॉइड है। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, वो कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, लेकिन बैन लगाने से पहले पहले मैं कुछ माल आपको सप्लाई कर चुका हूं, अब उसका तुम मुझे पेमेंट करोगे नहीं करोगे। बाकी बचा हुआ माल तुम मेरे से मांग सकते हो क्या, बाकी बचा हुआ नहीं मांग सकते, लेकिन जितना माल अब तक आपको सप्लाई हो चुका है उसका पेमेंट करोगे नहीं करोगे। मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, वो तो वॉइडेबल हो गया। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा हो गया, जो पहले से इम्पॉसिबल है, उसके अंदर मुझे अगर आप एडवांस दे के थे तो रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा याद आया कुछ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जिनको वैलिड माना नहीं जाएगा सेक्शन 10 के हिसाब से, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसली
डिक्लेयर टू बी क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, जिनको पहले से ही वॉइड माना हुआ है और हमने वही कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें मुझे आपसे कुछ पैसा एडवांस मिल गया था, तो वो पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चाहे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वॉइड एग्रीमेंट हो, चाहे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, इन तीनों के अंदर जो भी एडवांटेज आपको मिले हुए हैं, नाउ नीड टू बी रीस्टोर, आपको सामने वाले को रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये चीजें बनी ही फॉरफिट करने के लिए होती है, उसको तो आप फॉरफिट कर लेना। बस में आ गई। यहाँ पर यूनिट क्या हो गया बेटा तुम्हारा? खत्म। टाटा, बाय बाय। पक्का समझ आ गया? और मिलेंगे आपसे और नई यूनिट के साथ, और कुछ रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।